क्लास 10th ज्योग्राफी में चैप्टर दूसरा है भूमि और मृदा संसाधन। इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा है कारण बताओ वाले प्रश्न क्रमांक पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है परंतु इसकी आबादी कम है। किसकी आबादी कम है? उत्तराखंड की, ठीक है, केरल से। यानी ये बड़ा होने के बावजूद इसकी आबादी कम है, तो इसका कारण हमें बताना है। तो अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति यानी इसके भौगोलिक रचना पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड में अत्यधिक मात्रा में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, उत्तराखंड में अधिक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर संसाधन पहुँचना कठिन है और दूसरे क्षेत्रों में हर जगह आवासीय क्षेत्र भी बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये दो मुख्य वजह हैं, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे संसाधन पहुँचाना या उत्पादन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अतः दूसरी तरफ उत्तराखंड का विकास केरल से कम है। और ये दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तराखंड का विकास भी जो है वो केरल से कम है, इसीलिए उत्तराखंड में लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। समझ में आ गया? इसका दूसरा सवाल, बिहार का पूर्वोत्तर भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त है, फिर भी वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, इसका कारण क्यों? तो इसका सीधा सीधा कारण है, वहाँ जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, वो प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसीलिए वहाँ पे क्या है, ज़्यादा लोग निवास करते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बिहार के पूर्वोत्तर भाग में उपजाऊ मिट्टी है जिससे कृषि कार्य लाभदायक और सुविधाजनक है तथा संसाधन की प्रचुर मात्रा है, अतः जनसंख्या घनत्व अधिक है, बाढ़ आने के बावजूद भी अधिक है। समझ में आ गया? ये इसका आंसर। तीसरा सवाल, पंजाब और हरियाणा फिर दोनों कम वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे कम वर्षा होती है, फिर भी फसलों का उत्पादन में दोनों आगे हैं। इसका क्या वजह है? इसका वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं तथा साथ ही साथ आधुनिक मशीनों और नए तकनीक से खेती किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? उत्पादन तो बढ़ेगा ही, इसी कारण से उत्पादन अधिक है। समझ में आ गया? चौथा सवाल देखिए, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात आगे राज्य सबसे आगे है, तो इसका कारण क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों काली मिट्टी क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे काली मिट्टी क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, तथा कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी होना चाहिए, जो यहाँ इन दोनों राज्यों में प्रचुर मात्रा में होती है। और भौगोलिक दशाएं भी क्या है? अनुकूल है, बारिश भी होती है समय समय पर, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? कपास की खेती ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है, इसलिए वो आगे रहेंगे। इसका आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखते हैं, झारखंड और उड़ीसा की मिट्टी प्राय लाल रंग की होती है जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में ये रंग नहीं पाया जाता, यानी लाल रंग नहीं पाया जाता। तो इसका मुख्य कारण क्या है? झारखंड वाले क्षेत्रों में लोह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इसका मुख्य कारण है, झारखंड एवं उड़ीसा क्षेत्रों में लोहे की मात्रा मिट्टी में अधिक है जबकि महाराष्ट्र में लोहे की मात्रा नहीं है, अतः काली मिट्टी महाराष्ट्र और झारखंड में और उड़ीसा में लाल मिट्टी मिलती है। इसका वजह सिंपल है। 6 नंबर देखिए, हिमालय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत मिलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति। इसका मुख्य कारण यहाँ की भूमि ढालूनुमा होती है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। और दूसरा वजह यह है कि इससे ढालूनुमा मिलने का, क्योंकि वर्षा अधिक होती है तो वर्षा का जमाव भी नहीं होता, ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ सीढ़ीनुमा खेत मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का उत्पादन 22% है। दूसरा है, भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखें, तो पर्वतीय क्षेत्र 30%, मैदानी क्षेत्र 43%, पहाड़ी क्षेत्र 27%। इसके बाद अगला सवाल देखिए, तीसरा, एक वर्ष से भी कम समय तक जिस खेत की फसल उत्पादन ना हो यानी उसे खाली छोड़ दिया जाए तो उस फसल खेत को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस खाली पड़े खेत को वर्तमान प्रतिभूमि का कहते हैं हम उसको। चौथा, किन दो राज्यों में अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है, यानी बेकार भूमि पाई जाती है, प्रतिभूमि पाई जाती है, काम वाली नहीं पाई जाती? जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। इसके बाद पांचवा सवाल, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, इसका मतलब 7 से अधिक होता है, इसको तो क्षारीय ही होगा, ठीक है, तो 7 से अधिक होता है इसलिए वो क्षारीय होती है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 13 संख्या है इसकी। तो पहला सवाल देखिए, भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है? तो सभी संसाधन एक तरफ और भूमि एक तरफ। भूमि पर ही, अगर भूमि ही नहीं हो तो सभी संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे। भूमि पर ही सभी संसाधन पाए जाते हैं, खेती करना हो, कल कारखाने, सड़क, यातायात, जलाशय, अगर इसका अस्तित्व खत्म हो जाए तो मानव का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सारे संसाधन भूमि पर ही तो पाए जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है ये। हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे काफ़ी संक्षेप में, सभी प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव और अन्य जीव जंतु हैं भूमि पर निवास करते हैं। खेती, कल कारखाने, सड़क, यातायात, जलाशय सभी भूमि पर ही संपादित होते हैं, अतः भूमि अति महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। इसका आंसर हो गया सवाल, किन सुविधाओं के कारण भारत में क्या होती है? गहन कृषि की जाती है, यानी गहन खेती करने का क्या वजह होता है? भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव और सीमित संसाधन अर्थात कृषि योग्य भूमि के कारण गहन खेती जो है वो अपनाई जाती है। भारत में वर्षा एक विशेष मौसम में होती है तथा सिंचाई का सहारा लिया जाता है तथा मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अत्यंत उपजाऊ है। तो इन्हीं सभी सुविधाओं के कारण गहन खेती
किया जाता है। तीसरा सवाल, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग। बलुई मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और ये अधिक जल सोखती है। चिकनी मिट्टी, ये सूखने और कठोर पर यह दरार युक्त हो जाती है। दूसरा, दोमट मिट्टी, बालू और पंख दोनों बराबर मिश्रण होते हैं। गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 4 नंबर सवाल देखिए, स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है? तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। 5वां सवाल, भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी क्षेत्र बताएं। काफ़ी आसान सवाल है। काली मिट्टी क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और एमपी में। मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी की बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे रेतीली मिट्टी क्या होती है। रेत अथवा बालू युक्त मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, इसमें कम होती है मात्रा, लेकिन अधिक वर्षा क्षेत्र में नारियल, काजू के पेड़ों के विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में ये मिलती है। कौन? रेतीली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 7वां सवाल, परती भूमि किस प्रकार कर्षित भूमि में बदली जा सकती है? इसका क्या मतलब है? कोई परती भूमि है, कोई बेकार भूमि है, किस प्रकार उसे हम खेती योग्य बना सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, परती भूमि को कृषि योग्य अर्थात कर्षित में बदलने के लिए उस पर आवरण फसल, ठीक है, आवरण फसल अर्थात ऐसी फसल जो भूमि को समुचित ढक लेनी चाहिए। ऐसे क्या होगा कि बारिश होगी, सड़ने गड़ने से क्या होगा, वो खाद बन जाएगा, ठीक है, वो खाद बन जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगी, भूमि उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तथा अन्य उपाय भी करना रहता है। जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, सड़े गले पेड़ पौधे, गोबर इत्यादि। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, मिट्टी कटाव के 2 रूप, ठीक है, बताना है, और मिट्टी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताना है। मिट्टी कटाव का क्या मतलब है? तो मिट्टी कटाव यानी मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, ये वायु और जल के द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। तो मिट्टी कटाव के मुख्य जल के द्वारा हम लिखेंगे। इसके 2 रूप हैं। पहला है परतदार क्षरण, कम ढाल की भूमि पर तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वरक परत और इसकी वनस्पतियाँ बह जाती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ठीक है। ये परतदार क्षरण होती है, ये ऊपरी परत का बह जाना। दूसरा है खुरदुरा चरण, तो यहाँ से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद इस मिट्टी को संरक्षण बचाने के 3 उपाय हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, कोई 3 इसमें से आपको लिख लेना है आसानी से। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास यानी भूमि क्षेत्र का कम पड़ जाना, ठीक है, संकुचित हो जाना, उसको ख़त्म हो जाना, 2 प्रमुख कारण बताना है। तो पहला कारण है जनसंख्या का बढ़ता बोझ। जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे भूमि का उपयोग होगा, ठीक है, उसका क्षेत्र विस्तार कम होगा। और दूसरा है कल कारखानों का विस्तार तथा नए नगर का निर्माण, बसाव, ठीक है, इत्यादि से क्या होता है, भूमि क्षेत्र का ह्रास होता है, ठीक है। जंगल को भी खत्म करके कृषि योग्य बनाना, यानी जंगलों का विकास खत्म हो गया, यानी भूमि क्षेत्र वो खत्म हो गया। तो ये बातें आपको लिखनी है, ठीक है, समझ में आ गया। 10 नंबर देखिए, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए, अभी हमने देखा भूमि क्षेत्र ह्रास कैसे होता है, इसको रोकने के लिए कुछ कारगर उपाय बताना है। तो जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए, कल कारखाने तथा नए नगरों के विकास या निर्माण को धीमा करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, जंगलों को कटाव को उसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सारी सरकार की जिम्मेवारियाँ हैं, समझ में आ गया। तो ये सारे कार्य करनी चाहिए। इसके बाद देखिए 11 में हमें क्या करना है, मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है, और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है वो भी बताना है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, बारी बारी से आपको लिख लेना है कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, ठीक है, और मिट्टी कैसे बनती है। समझ में आ गया? तो वहीं से आपको कर लेना है इसका आंसर। 12 नंबर देखिए, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? ये काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है, गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बनी है। कहाँ मिलती है? तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो हमें सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए, अन्य भी तरह तरह के उपाय हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, तो इसका आंसर आपको वहीं से कर लेना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी और लाल मिट्टी की अलग अलग विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो काली मिट्टी क्या है, उनकी विशेषताएं हैं, और लाल मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, भारत में काली मिट्टी और लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन मिट्टी की विशेषताएं निम्न हैं। तो सबसे पहले देखेंगे काली मिट्टी की विशेषताएं। काली मिट्टी की विशेषताएं, काली मिट्टी जो है, इस मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लोह यौगिक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये काली रंग की होती है। दूसरा देखिए विशेषता, काली मिट्टी नमी बनाए रखने में क्षमता होती है, यानी ये जो पानी धारण करने में ये काफ़ी सक्षम होती है। काली मिट्टी नमी बनाए रखने में सक्षम होती है, यानी क्षमता होती है, अतः कपास गन्ना के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। ये 2 फसलें अधिक मात्रा में यानी काली मिट्टी पे ही उगाई जाती है, कपास और गन्ना। इसके बाद देखिए तीसरी विशेषता, काली मिट्टी सूखने पर कड़ी तथा भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, इससे वायु का ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है। ये काफ़ी उपजाऊ भी होती है ये काली मिट्टी। तो ये तो हो गई काली मिट्टी की विशेषताएं। अब हम देखेंगे लाल मिट्टी की विशेषताएं, क्योंकि प्रश्न में दोनों के अलग अलग पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे लाल मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं।
लाल मिट्टी की विशेषताएं। इस मिट्टी का रंग लोहांश यानी लोहे की मात्रा के कारण लाल होता है। इस मिट्टी का रंग लौह अंश यानी लोहे की मात्रा पाए जाने के कारण लाल होता है। दूसरा विशेषता, इस मिट्टी की बनावट हल्की और रंध्रमय और मुलायम होती है। तीसरा देखिए, इस मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। चौथा देखिए, इसमें खनिज की मात्रा कम तथा कार्बोनेट, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी कम मात्रा में होते हैं। तो ये तो हो गई लाल मिट्टी। तो इस तरीके से ये लाल मिट्टी और काली मिट्टी की विशेषताएं अलग अलग समाप्त हो जाता है और प्रश्न क्रमांक 1 भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, इस मिट्टी की विशेषताएँ बताएँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। पहला, भारत में जलोढ़ मिट्टी की जो क्षेत्र है वो बताना है कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में पाई जाती है सबसे बड़ा क्षेत्र यानी सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, इस मिट्टी की यानी जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं वो भी बताना है। तो काफ़ी आसान सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर में जो हाईलाइट किया गया है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है, काफ़ी उपजाऊ होती है। उत्तर भारत के मैदान, ये रहा, ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदान जैसे में कि बिहार, यूपी, राजस्थान, ये सारे आ जाते हैं। उत्तर भारत के मैदान जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निपेक्ष से बना है। इसके बाद देखिए, राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। तो हमें क्षेत्र बताना है कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तर भारत में, और गंगा के जो तट होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में, बिहार, यूपी, इन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही हुआ है। तो ये तो हो गए जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र विस्तार, लोग ये कहाँ पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इस मिट्टी की क्या विशेषताएँ हैं। तो यहाँ देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि भी की जाती है। ये तो हो गई इसकी विशेषताएँ, ठीक है, ये विशेषताएँ हो गई। तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ देखिए, मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करें। तो मिट्टी का संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी को बचाना, उनको सुरक्षित करना क्यों जरूरी है, मिट्टी को बचाने के महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करें। तो मिट्टी का संरक्षण का जो मुख्य पॉइंट होता है वो होता है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाए रखना। तो इस प्रकार लिखना है, मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इसकी उर्वरता पर ही उत्पादन टिका है। यानी जब तक मिट्टी में उपजाऊ क्षमता है तभी तक मिट्टी क्या है, ये काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। परंतु कुछ प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों के कारण इसकी परत जो होती है अपरदित होकर नष्ट हो जाती है, यानी मृदा अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के अपरदन से इसकी उपजाऊ क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, अतः हमें मिट्टी के संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसके देखिए उपाय हम देखते हैं, मिट्टी के संरक्षण के क्या उपाय हैं। फसल चक्र पद्धति अपनाना, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्व बना रहे। दूसरा, भूमि उपयोग का नियोजन करना। दूसरा है भूमि उपयोग का नियोजन करना, कि कौन से भूमि खेती के लिए है और कौन सा भूमि अलग कार्य के लिए है। तीसरा देखिए, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना खाद और उर्वरक के माध्यम से। चौथा देखिए, पेड़ पौधे लगाकर मिट्टी अपरदन को रोकना, यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तभी तो मृदा क्या हो जाएगा, वो उपयोगी होगा और वो उपजाऊ बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक तीसरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, भारत में जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार भूमि ह्रास हुआ और हो रहा है, भूमि ह्रास के अन्य कारणों पर प्रकाश डालें, इन्हें रोकने के सुझाव दें। तो यहाँ पे देखिए, भूमि का जो ह्रास होना है, ये एक तो कारण जनसंख्या वृद्धि है और इसके अन्य कारण भी हमें बताना है। भूमि ह्रास के अन्य कारणों पर भी प्रकाश डालना है और इसे रोकने के भी उपाय बताना है। इस तरीके से लिखना है, भारत में जनसंख्या के लगातार वृद्धि से प्रति व्यक्ति भूमि कम पड़ रही है। कल कारखानों के बढ़ने से और नगरों में बढ़ने से भी भूमि का जो ह्रास हुआ है, अतः जनसंख्या वृद्धि से भूमि का ह्रास मुख्य कारण है। इसके बाद देखिए, भूमि ह्रास करने कारण वनों की कटाई हो गया, उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गए, इससे भूमि का नुकसान पहुंचता है और इन्हें रोकने का जो उपाय बताना है। इसके बाद हमें इसे भूमि जो ह्रास का उपाय भी बताना है। तो इनके जो ह्रास के कारण हैं इनको कम करना, जैसे वनों की कटाई पर रोक लगाना, उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कम करना, ठीक है।
तो इनको कम करने से भूमि ह्रास कम होता है और भी बहुत सारे उपाय हो जाते हैं, जैसे में कि मृदा अपरदन को भी कम करना चाहिए, वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और जो भूमि का उपयोग है उसको नियोजित करना यानी चिन्हित करना। तो ये इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक चौथा समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम इस सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग के कौन कौन से प्रारूप मिलते हैं यानी देखने को मिलते हैं, ये प्रकाश डालना है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, तो वहीं से आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है।